नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कैसे कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक महिला जज ने ऐसी फटकार लगाई है और उसकी औकात याद दिला दी। उसे दिखा दिया कि तुम किस तरीके से राजनीति ज़्यादा करते हो और वकील तुम कम हो। तुम वकील तो चोरों के हो, लेकिन चोरों के सरदार बन चुके हो। तुम उन लोगों की अगुवाई करने आ रहे हो जो खुद चोर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जाकर ये कहने पहुंचा था कि ईडी जो जांच कर रही है वैसी नहीं होनी चाहिए। चोर जो नेता है उन्हें सम्मन जारी नहीं होना चाहिए, उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए। सबको दर्द हो रहा है कि जितने भी चोर हैं उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा जांच क्यों हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट को यह बता दिया कि जैसे आपने हमारी बेइज्जती की है वैसे ही हम बदला भी लेना जानते हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि रामदेव की अगर कोई दवाई काम नहीं करेगी तो रामदेव को उसका प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भूल गया कि कमला पसंद कैसे फायदेमंद हो जाता है लोगों के लिए जब उसका प्रचार किया जाता है। बूस्ट खाने से और बूस्ट दूध में मिलाने से सचिन तेंदुलकर की तरह कैसे लोग खेलने लग जाते हैं क्रिकेट। ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट भूल गया, लेकिन रामदेव ने ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को आज याद दिलाई हैं और ये बताया है कि आपने हमारी बात बिना सुने ही अपना जजमेंट सुना दिया, तो हम इस जजमेंट को सही नहीं ठहराते हैं और हम चाहते हैं आप हमारी बात भी सुने, माननीय जज महोदय। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे अरविंद केजरीवाल को फटकार पड़ी है दिल्ली हाई कोर्ट से और सारे ये डकैत जितने भी ये दलाल पत्रकार हैं, द वायर वाले आरफा खानम से लेके जितने भी ये दलाल हैं, उन्हें कैसे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी औकात याद दिलाई है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि अपनी खबर जो तुमने छापी थी, जो आर्टिकल तुमने छापा था, इसे चुपचाप वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुमने बिना सोचे समझे, बिना सबूतों के कैसे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को बदनाम कर दिया और ये बवाल अंदर अरविंद केजरीवाल जो है उस पूरे के पूरे मुहिम में शामिल हो गया और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को बदनाम करने में जुट गया। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कपिल सिब्बल को आज जो है मुंह की खानी पड़ी है। कपिल सिब्बल जो है इस मामले को लेकर पहुंचा था कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसकी पावर्स को कम कर देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच के साथ अपना ये डिसीजन पहले सुना चुका है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो पावर्स हैं बिल्कुल ठीक हैं और इन्हें कम ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद 253 पीआईएल दोबारा पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सारी की सारी पीआईएल एनजीओ और नेताओं की हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो पावर्स हैं उनको कम कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजनेता पकड़े जा रहे हैं और इन राजनेताओं के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है। इन चोर नेताओं को चिंता हो रही है कि कैसे हमें पकड़े जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने आज तक अपने राजनीतिक पूरे के पूरे इतिहास में ये चीज़ नहीं देखी कि ऐसे राजनेताओं को पकड़ा जा रहा हो। तो उस समय एम बेला त्रिवेदी जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं और इस मामले की सुनवाई भी कर रही हैं, 3 जजों में से एक जज हैं, उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए, जिस समय ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ रहा था और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है अब इसकी जांच करता है इसके तहत, तो जब ये पीएमएलए एक्ट बन रहा था यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बन रहा था, तो उस समय आप सत्ता में थे या सत्ता के बाहर थे? बेला एम त्रिवेदी ने ये कई बार पूछा उनसे, लेकिन कपिल सिब्बल के पास इस चीज़ का जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ये बेशरम कपिल सिब्बल तब से लेकर 2012 तक हमेशा ही बड़े बड़े मंत्रालय संभालता रहा है और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये कोई कांग्रेस की बकौती नहीं है। ये एक्ट बनता है इंटरनेशनल प्रेशर्स में। एफएटीएफ जो है वो सभी के सभी चीज़ों को चेक करता रहता है और ये देखता रहता है कि कहीं किसी देश में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है और हर देश में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बढ़िया कानून है या नहीं। उसी सिस्टम के तहत जो ये कानून बनाया गया था, लेकिन नेताओं को उस समय जो है इन बेशरम नेताओं को लगता था कि हमें कौन पकड़ेगा। लेकिन ये सारा भ्रम टूट गया है। अब जो है कपिल सिब्बल आज मुंह छुपाता फिर रहा था कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि ये बेशर्म को ये नहीं पता कि वो जिन चोरों का केस लड़ने चला आता है, 253 याचिकाएं आई हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ईडी के जो पावर्स हैं उन्हें कम कर दिया जाए या ईडी की पावर्स का ऊपर दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट विचार करे। भाई क्या ज़रूरत है इन्हें कम करने की? अगर चोरी किसने की है, जनता का पैसा किसी ने चुराया है, तो उसे घसीटते हुए अंदर से ले आना, यही कानून होना चाहिए। जनता के पैसे से ही इन सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी भी जाती है।
तो हमारे पैसे को अगर कोई चुरा रहा है तो उसे घर से घसीट कर रगड़ते हुए लाने वाले कानून होने चाहिए। राजनेता होंगे अपनी जगह पे, लेकिन जनता के पैसे को चुराने की सज़ा जो है वो होती है और भयंकर होती है, ये राजनेताओं को पता होना चाहिए। ये सभी अरविंद केजरीवाल जैसे चोरू चक्के जो हैं ये इसीलिए परेशान हैं। ये जितने भी दलाल हैं और दलाल पत्रकार हैं वो इन्हीं के साथ आजकल घुल मिल गए हैं और ये परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए आज थोड़ा सा बात करते हैं अब अरविंद केजरीवाल की। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को आज फटकार पड़ी है दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह प्रपंच मचा रखा था कि नरेश कुमार जो हैं उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस के जो एक्सप्रेस वे है उसके दौरान जो है ज़मीन अधिग्रहण करते समय धांधली की है और अपने बेटे को फ़ायदा पहुंचाया है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है और इसकी जांच जो है ऑलरेडी पहले से चल रही है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है और सीबीआई की जांच का जो आदेश दिलवाया था वो खुद नरेश कुमार ने दिलवाया था और इसके अंदर संलिप्त अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय मौजूद था जिसकी निगरानी में ये धांधली हुई, उसे पहले से ही निष्कासित कर दिया गया है। उस डीएम का नाम था हेमंत कुमार। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो प्रपंच रचना है और इस प्रपंच को रचने के लिए अरविंद केजरीवाल का साथ दिया द वायर वालों ने। ये द वायर टायर वाले जो भी हैं, ये जितने भी दलाल हैं, ये दलाल इसमें शामिल हो गए और आपको तो पता ही है इनकी तो कलम ही तभी चलती है जब पैसा आता है। तो अरविंद केजरीवाल और इस दलाल ने इन्हें पैसा दिया और इस दलाली में नाचते हुए द वायर ने एक रिपोर्ट लिख डाली, एक आर्टिकल लिख डाला जिसमें नरेश कुमार को विलन बता दिया गया और बता दिया गया कैसे घपला हुआ है। और आतिशी मार्लिना जो इस वक्त बड़ी मंत्री है दिल्ली सरकार में, उसने 3 दिनों के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट बनाई और उसे जो है जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में नरेश कुमार चले गए और उन्होंने कहा कि मैं डिफेमेशन का केस लेके आया हूं क्योंकि इन्होंने जो है मेरे खिलाफ गलत तरीके के आरोप लगाए हैं। और ये सारी चीज़ें देखते ही हाई कोर्ट ने ऐसा फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को और साथ ही द वायर के इन दलाल पत्रकारों को, और कहा है कि इस आर्टिकल को जल्द से जल्द रिमूव किया जाए क्योंकि आपकी बातों में बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और प्रथम दृष्टया ये दिखता है कि आपने फर्जीवाड़े से एक रिपोर्ट बनाई और एक अधिकारी को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि जिस जमीन अधिग्रहण की बात आप कर रहे हैं, जो जमीन अधिग्रहण द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए हुआ जिसकी रकम 41 करोड़ रुपए तय की गई थी और उसे बढ़ाकर 553 करोड़ कर दिया गया, ये सारा का सारा काम जो है उस समय के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे उनकी देखरेख में हुआ और उन्हें पहले से ही रेस्टिकेट कर दिया गया है और इसकी जांच ऑलरेडी सीबीआई कर रही है। और इसकी जांच की जो निर्देश जो दिए थे वो निर्देश दिए थे खुद नरेश कुमार जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके का चोरू चक्का है और किस तरीके से बदनाम हो रहा है, लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं। किस तरीके से ये दलाल मीडिया जो है इसके इर्द गिर्द घूमकर इससे पैसा कमाकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें नाकाम हो रही हैं क्योंकि सिर पैर नहीं है किसी कोशिश का। जब झूठ से कोई चीज़ शुरू होगी तो उसका अंजाम झूठ तक ही जाता है। इसके बाद अब थोड़ी बात कर लेते हैं किस तरीके से रामदेव ने यह साफ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि आपने जो फैसला सुनाया है, जो टिप्पणियां आपने की हैं, फैसले तो आजकल सुप्रीम कोर्ट कम ही सुनाता है लेकिन टिप्पणियां ज़्यादा करता है। टिप्पणियों में ही मनोरंजन है आजकल। तो जो टिप्पणियां आपने की हैं, रामदेव ने कहा है कि जो टिप्पणियां आपने की हैं वो दरअसल गलत है क्योंकि आपने बिना हमारा पक्ष सुने ही फैसला सुना दिया। और आपने ये कह दिया कि रामदेव के हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है हम हर प्रचार की ऐड के ऊपर हम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देंगे। कैसे लगा देंगे भैया जुर्माना, आप हमें ये बताइए। जुर्माना लगाने से पहले आप रामदेव का पक्ष नहीं सुनेंगे क्या? क्या ठेकेदारी जो है सारी की सारी जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की है? रामदेव के ऊपर मैं बता दूं, रामदेव का जो केस है उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि रामदेव जो हैं भ्रामक जानकारियां देते हैं, यानी इस दवाई से बीपी ठीक हो जाएगा, इस दवाई से शुगर ठीक हो जाएगी, इस दवाई से आपका बवासीर ठीक हो जाएगा। जो बवासीर खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हो रखा है, उस बवासीर को ठीक करवाने जा रखी थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दलाल जा रखे थे सुप्रीम कोर्ट के पास, जिन दलालों ने ये सारी की सारी मुहिम रची और देखा कि कैसे जो है आयुर्वेद को ठेस पहुंचाई जाए, कैसे आयुर्वेद के धंधे को बंद किया जाए ताकि दलाली का एलोपैथी जो धंधा है वो और ज़्यादा चले।
तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गए थे ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले, जो अपने मंसूबे में कामयाब होते दिख रहे थे। लेकिन रामदेव ने ये साफ कर दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। रामदेव ने यह कहा है कि हम पूरे साक्ष्यों के साथ और सबूतों के साथ और पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अपनी हर दवाई को प्रमाणित कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमें बुलाकर हमसे पूछ सकते हैं। बोलने से पहले आपको हमारा पक्ष सुन लेना चाहिए। गरिमा को रामदेव ने बनाए रखा, किसी शब्दों की गरिमा को नहीं पार किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो हमें नहीं लगता कि शब्दों की गरिमा को लांघना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय की इज्जत करते हुए रामदेव ने साफ कहा कि हम हर वैज्ञानिक तथ्य को देने के लिए तैयार हैं, और हम तैयार हैं कि हमारी दवाई किस तरीके से कामयाब है, ये सब कुछ बताने के लिए हम तैयार हैं। अब एलोपैथी को बताना होगा कि हम क्या करने के लिए तैयार हैं। एलोपैथी के सर और पांव पे तो कुछ है नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या है? ये दलालों का एक जत्था है जो अस्पतालों को कभी नहीं देखता। वो कभी नहीं देखता कि कैसे कोविड काल में 2000 का बेड जो है 50,000 में बिक जाता है। उस समय ये दलाल जितने भी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले, ये सो जाते हैं। इन्हें लंबी नींद आ जाती है, क्योंकि इनकी जेबों में दलाली का पैसा पहुंच जाता है। और ये नंगा नाच जो मचाते हैं, ये नाचते हैं उन पैसों के ऊपर, और वो पैसे इन्हें उस समय नहीं दिखते। ये आयुर्वेद के ऊपर एक प्रपंच है और कुछ नहीं। किस तरीके से हमारी वैदिक पौराणिक चीज़ों को बर्बाद करने की आज तो कोशिश की गई है, ये उसी कोशिश का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, ये एक छोटा सा हिस्सा है। बड़े बड़े हिस्से तो कभी कभी हमें दिखते ही नहीं। कैसे हमारे वैदिक गणित को जो है बर्बाद करके हमेशा छुपा कर रखा गया, कैसे वैदिक गणित की महत्वता को आगे आने ही नहीं दिया गया। आजकल के फॉर्मूला x² + y² को ठूस ठूस के बच्चों के दिमाग में भर दिया गया है, जो किसी काम में बच्चों के नहीं आते। लेकिन हमारे वैदिक गणित को छुपा दिया गया, गीता को छुपा दिया गया, पुराणों को छुपा दिया गया, और रामायण को छुपा दिया गया। और दिखाया क्या गया कि कैसे मैकॉले की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, उसके हिसाब से आप बेहतरीन बच्चे बनेंगे, आप बेहतरीन स्टूडेंट्स बनेंगे। और उसी मुहिम का हिस्सा है ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रपंच, जिसमें आयुर्वेद को बदनाम करने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट हिस्सेदार बना है। लेकिन रामदेव ने यह साफ किया कि हम इस हिस्सेदारी को कामयाब नहीं होने देंगे। हम बताएंगे कि कैसे प्रमाणों के साथ और तथ्यों के साथ हम सामने आएंगे, और आपके सामने अपनी बात को रख कर दिखाएंगे, और सबूतों के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।